अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है जी। चैप्टर नंबर 2 के तमाम टॉपिक्स हम लोगों ने जो पीछे थे उनको पढ़ा और हम लोगों ने उनको देखा। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर 2 के वो तो पढ़ाए, उनके साथ ये भी बताया कि आपने उस टॉपिक में क्या याद करना है, उसके निशानात भी लगवाए और उसके साथ जितने भी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसी वक्त उसके साथ कवर करवा दिए। सिर्फ अब वो क्वेश्चंस रह गए एक्सरसाइज के जो कि डायरेक्टली बुक में मौजूद नहीं है, जिनके आंसर मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा अभी साथ साथ। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं जी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी वाला जो टॉपिक 2.7 था और जो स्पीड टाइम ग्राफ था उसमें मैंने आपको नहीं बताया कि आपने क्या याद करना है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में आप लोगों ने जो टॉपिक में याद करना है, मैं जल्दी से बस आपको ये 1 मिनट में बता दूं। आप लोगों ने ये ऐसा याद करना है जी, दी एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़, यहाँ से शुरू करना है जी। आप लोगों ने समझ आ गई, ये दी जो मैंने जो काटा है यहाँ से है कि ये यहाँ तक अब तक, ठीक है जी। आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इससे रिलेटेड याद करना। और जो स्पीड टाइम ग्राफ है आपने उसमें स्पीड टाइम ग्राफ से रिलेटेड जो 7 ग्राफ बने हैं उनको और उसके साथ जितना भी लिखा हुआ आपने वो सारा याद करना है। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ जो हम लोगों ने करने हैं। उसके बाद हम पास्ट पेपर्स को करेंगे आज चैप्टर नंबर 2 के। इसमें देखें जी, सबसे पहले 2.2। तो 2.2 को हम लोगों ने पीछे जो ही टॉपिक साथ पढ़ा था हम लोगों ने उसी टाइम इसको कवर कर लिया था जी। 2.3 को भी हमने साथ ही कवर कर लिया था। 2.4 को भी हमने कवर कर लिया था। 2.5 जो है वो रह गया था जी, ये पीछे हम लोगों ने कवर नहीं किया टॉपिक के साथ। तो कहना बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। कहता जी कि अगर एक बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो जाए, वेलोसिटी नहीं स्पीड कांस्टेंट हो जाए। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो इससे मुराद ये हो सकता था कि डायरेक्शन भी इसकी चेंज नहीं हो रही और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा। अब स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। देखें जी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था चेंज ऑफ वेलोसिटी। वहाँ पर है जी कि जब वेलोसिटी का रेट चेंज होता है, ठीक है। रेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि उसका मीनिंग टाइम है। आप रेट के लफ्ज़ को 1 मिनट के लिए छोड़ भी दें तो उसने तो नीचे डिवाइड होना है। आप ये देखें चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी जब चेंज होती है। अब दो तरह से मैंने आपको वो टॉपिक बड़े अच्छे से पढ़ाया था और काफ़ी टाइम उस पर लगाया था कि जब एक्सेलरेशन होती है ना तो दो तरह से हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आई या तो डायरेक्शन में। अब यहाँ पे कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी के लिहाज से देखें तो मैंने आपको ये भी बताया कि स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान सिर्फ ये फ़र्क है कि डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की और स्पीड की वो नहीं होती, बाकी दोनों सेम है। तो अब स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। इसका मतलब है कि स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट होने का मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट होने की उसने बात नहीं की यहाँ पर। इसका मतलब है इसका आंसर ये बनता है जी कि यस, एक्सेलरेशन हो सकती है। कब हो सकती है? अगर हम डायरेक्शन को चेंज करें। तो हम इसका आंसर लिखेंगे जी यस, अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड कैन हैव एक्सेलरेशन इफ़ इट्स डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है जी, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं जी और उसको मैं वहाँ से पढ़ भी लेता हूँ। ये देखिए जी इसका आंसर। कहता जी यस, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड द बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इफ इट्स डायरेक्शन चेंजेस। फॉर एग्जांपल, इफ द बॉडी इज मूविंग in a circle with constant speed, it will have acceleration due to change of direction at every instant। कहता है जी अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो तो हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। देखना सर्कल में जो बॉडी मूव करती है, कभी लेफ्ट होती है, कभी राइट होती है, कभी अप कभी डाउन, उसकी डायरेक्शन लगातार हर पॉइंट पे चेंज होती है। तो उसकी डायरेक्शन क्योंकि हर जगह पर चेंज होती है हर पॉइंट में, लेकिन अगर वो एक ही स्पीड से सर्कल में मूव कर रही हो, फॉर एग्जांपल पंखा आप लोगों ने जो है वो चलाया है, अब वो एक ही तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन उसकी जो है वो रोटेटरी मोशन कर रहा है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही। वो एक ही जो है ना उस तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज उसके परों की हो रही है, बार बार वो लेफ्ट से राइट जाते हैं, अप से डाउन आते हैं, लेकिन उसकी जो अब मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा। इसी तरीके से अगर कोई गाड़ी है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, किसी चीज़ के गिर्द घूम रही है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन बार बार क्योंकि चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन पैदा होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, चाहे वो मैग्नीट्यूड की वजह से हो रही है चाहे वो डायरेक्शन की वजह से हो रही हो। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 2.6। 2.6 के अंदर कहता है जी हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। कहता है जी कि ट्रांसलेटरी मोशन होता है जब फेरिस व्हील चलता है तो जो उसके साथ बंदे बैठे होते हैं, आपने देखा वो बड़ा सा एक झूला होता है। मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ जी दोबारा से। इस चैप्टर के शुरू में भी उसने पहले पेज पे दूसरे पेज पे बनाया था। ये देखें जी, इसको कहते हैं फेरिस व्हील। ये एक फेरिस व्हील है जी। तो कहता है इस फेरिस व्हील के अंदर जो बंदे बैठे होते हैं ना, जो बंदे बैठे होते हैं वो क्यों, जो राइडर्स हैं उनका मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होता है।
यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ, इसने ये नहीं लिखा आगे, लेकिन उसके कहने का मतलब ये है कि ट्रांसलेटरी कौन सी टाइप जी, ट्रांसलेटरी की सर्कुलर की बात कर रहा है। कहता है जी सर्कुलर तो होता है लेकिन रोटेटरी नहीं होता। ट्रांसलेटरी की 3 टाइप्स है ना, तो उसमें एक सर्कुलर भी है। सर्कुलर होता है लेकिन रोटेटरी नहीं होता। मैंने आपको बड़ा तफसीलन अपने लेक्चर नंबर 1 में रोटेटरी और सर्कुलर के दरमियान डिफरेंस बताया है, आप जाकर लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं। अब देखें जी, यहाँ पर जो राइडर्स हैं, यहाँ पर राइडर्स अपनी एक्सिस के गिर्द मूव नहीं करते। अब ये तो नहीं है ना कि वो अपनी एक्सिस के गिर्द मूव कर रहे हैं। राइडर किस चीज़ के गिर्द घूम रहे हैं? इस व्हील के एक्सिस के गिर्द। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था ये उस वक्त कि जब कोई भी चीज़ किसी और चीज़ के गिर्द घूमेगी या किसी और चीज़ के एक्सिस के गिर्द घूमेगी तो वो हमेशा सर्कुलर मोशन होता है, वो रोटेटरी मोशन नहीं होता। तो इसमें ये रोटेटरी मोशन बनता ही जो है वो सॉरी वो जो है वो सर्कुलर मोशन होता है, जो कि किसी और चीज़ के गिर्द घूमे, वो रोटेटरी मोशन नहीं होता। तो ये जो है वो सर्कुलर मोशन बनता है जी, रोटेटरी नहीं बनता। इस वजह से ट्रांसलेटरी जो मोशन है उसकी टाइप के अंदर आता है सर्कुलर, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन हुआ, ये रोटेटरी मोशन नहीं हो सकता। अगर वो अपनी एक्सिस के गिर्द घूमने लग जाए तो फिर ये रोटेटरी मोशन बनता है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। कहता जी राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बिकॉज देयर मोशन इन अ सर्कल विदाउट रोटेशन। देखें जी, उसका जो है वो रोटेशन नहीं होती, वो किसी और चीज़ के गिर्द घूम रहा है, अपनी एक्सिस के गिर्द नहीं घूम रहे। तो इस वजह से जो है वो, क्योंकि वो फेरिस व्हील के एक्सिस के गिर्द है, तो सर्कुलर मोशन है वो, रोटेटरी मोशन नहीं है। इस वजह से वो ट्रांसलेटरी की टाइप है। ट्रांसलेटरी की टाइप में सर्कुलर मोशन आता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉइंट सेवन जी। 2.7 के अंदर कहता है जी स्केच स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हम लोगों ने पीछे टॉपिक के साथ कर लिया था जी। 2.8 के अंदर कहता है जी कि व्हाट वुड बी दी शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, तो ये भी हम लोगों ने पीछे कर लिया था जी। ये वाले सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं जी, पीछे टॉपिक्स के साथ कुछ कर चुके हैं और 2 भी हम लोगों ने देख लिए जी। इसी 2.9 में इसने कहा है जी विच ऑफ दी फॉलोइंग, ये भी हम लोगों ने पीछे टॉपिक्स के साथ कर लिया था जी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग जो है वो ये चारों चीज़ें निकाल सकते हैं जो इसने दी हैं। इसी तरीके से जी नीचे आ जाएँ तो इसने कहा जी हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज़ बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ये भी हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो 2.11 की तरफ चलते हैं जी। 2.11 2.11 में कहता है जी वाई वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की एक ख़ास डायरेक्शन होती है जी, स्केलर क्वांटिटीज़ की ना डायरेक्शन कोई नहीं होती, वो सिंपल अरिथमेटिक रूल से एडिट हो जाते हैं। मैंने आपको डिफरेंस 3 लिखवाए थे टॉपिक के साथ, तो वहाँ पे लास्ट जो डिफरेंस लिखवाया था वो ये लिखवाया था, स्केलर्स कैन बी एडिड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल वेयर एज वेक्टर्स कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल। वहाँ पे डिफरेंस भी इसलिए ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि जो वेक्टर्स होते हैं ना वो ऐड होते हैं हेड टू टेल रूल के ज़रिए, क्योंकि उनकी एक डायरेक्शन भी होती है, तो हमने डायरेक्शंस को भी ऐड करना होता है। अब जो स्केलर होता है उसका तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो सिंपल मतलब 2 4 6 8 वगैरह उसकी एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है, हम उसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन ये जो वेक्टर्स होते हैं इनको हम लोग प्लस और माइनस नहीं कर सकते सिंपल अरिथमेटिक रूल से। अगर हम वो कर देंगे तो उनकी डायरेक्शन का क्या होगा। तो इस वजह से उनकी डायरेक्शंस भी ख़ास है क्योंकि होती है, तो हम हेड टू टेल रूल लगाते हैं ताकि हमें ये भी पता चले कि जो आंसर आता है इन सारों का, उस आंसर वाले की डायरेक्शन क्या है। उस आंसर की भी एक डायरेक्शन होगी, फिर उन सबको मिलाकर एक ही डायरेक्शन होगी उसकी भी, तो वो डायरेक्शन भी मालूम करनी होती है। इसलिए हमें हेड टू टेल रूल लगाना ज़रूरी है अरिथमेटिक की बजाय। इसके आंसर की तरफ चलते हैं जी। तो ये इसका आंसर है जी। कहते जी दी वेक्टर quantities obeys the rules of arithmetic and ordinary algebra because को थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ जी। Because scalar quantities have no direction, since vectors have magnitude as well as direction, so vectors obeys the special rules of vector algebra, therefore vectors are not added are added by head to tail rule।
वेक्टर अलजेब्रा। तो कहता है जी इसका एक वेक्टर अलजेब्रा होता है जो कि हम लोग उसके ज़रिए इसको ऐड करते हैं। नीचे क्वेश्चन नंबर 2.12 भी देख लेते हैं, क्योंकि 2.12 भी हमारा जो है वो हमने पीछे नहीं किया टॉपिक्स के साथ, ये भी डायरेक्टली इसका आंसर बुक में मौजूद नहीं है। कहता है जी हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। इसने यहाँ पर ना बहुत सारे डेली लाइफ के इसके यूजेस लिख दिए हैं कि क्या यूजेस हैं। आप इनमें से कोई से भी 3 कर लें, सिर्फ और सिर्फ 3 कर लें, और उनके साथ ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो भी आप याद कर लें। देखें जी, ये कहता है जी ब्रीथिंग, हम जब सांस लेते हैं तो जो डायफ्रेगम होता है, जो कि डायफ्रेगम मसल्स होते हैं, वो एक्सर्ट करते हैं ना एक फोर्स, तो सांस बाहर आता है। इसी तरीके से एक फिर सांस अंदर वो लेकर जाते हैं तो वही फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो वो किस डायरेक्शन में करेंगे, उसी डायरेक्शन में ब्रीथ हम करते हैं, यानी सांस लेते हैं। तो सबसे पहले इसने ब्रीथिंग की एग्जांपल दी है जी। तो ये कहता है जी योर डायफ्रेगम मसल्स एक्सर्ट अ फोर्स दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है जी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी का हो गया जी प्रैक्टिकल यूज। दूसरा वॉकिंग, और देखिए जब वॉक करते हैं तो कहता है जी यू वॉक एट अ वेलोसिटी ऑफ अराउंड 7 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ बाथरूम। अब वो कह रहा है जी आप वॉक कर रहे हैं तो वेलोसिटी आपकी क्या है, ये देखें मानी रखती है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी का फिर से रोल आ गया। इसी तरीके से हम किस डायरेक्शन में मूव करके जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वो भी आ गया जी। इसी तरीके से कहता है जी गोइंग टू स्कूल, कहता है दी बस हैज़ अ लेंथ ऑफ अबाउट 3000 मीटर एंड हेडेड टूवर्ड्स योर स्कूल। कहता जी कि इतनी लेंथ है। अब देखें ये इसने मैग्नीट्यूड दे दिया कितनी लेंथ है, लेकिन लेंथ जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन भी होगी कि हमने किस तरफ जाना है, स्कूल हमारा किस तरफ है। तो ये भी एक हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि कितना दूर है, ये भी देखते हैं जी कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो जिस तरफ डायरेक्शन होती है गाड़ी उसी तरफ जाती है ना, तो तब हम स्कूल पहुंचते हैं, एक खास डायरेक्शन होती है उसकी। तो इसके अंदर भी हमारा रोल हो गया जी डायरेक्शन का, और ये भी एक वेक्टर हो गया। इस तरीके से नीचे लंच और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो कि आप लोगों ने कोई से भी इससे बस 3 एग्जाम्पल्स कर लेनी है। और ये नीचे लिखा हुआ वेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट एज द डिस्क्राइब फिजिकल, ये आप जो हिस्सा नीचे वाला ये छोड़ दें, ये वाला हिस्सा जी मैं इसको काट देता हूँ। ये जो हिस्सा ये वाला आप लोगों ने इसके अंदर छोड़ देना है, ये और ये वाला हिस्सा ये आप लोगों ने वैसे ही छोड़ देना है। और ये जो 5 यूजेस लिखे हैं जो से आपको आसान लगते हैं, आप इनमें से कोई से भी 3 यूजेस के आंसर के अंदर लिख लें। बाकी हम देख लेते हैं जी कोई और एक्सरसाइज का अगर क्वेश्चन है तो। 2.11 हो गया, 2.12 भी हो गया, 2.13 हम लोगों ने साथ ही कर लिया था जी टॉपिक के ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये हम लोग कर चुके हैं। 2.14 भी हम लोगों ने टॉपिक्स के साथ कर लिया था जी। स्केच ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये कोई सा भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बना दें। उसने कहा जी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी आप लोग कैलकुलेट करके दिखाएं। तो ये पीछे एग्जांपल भी मौजूद है, अगर आप वही उठाकर यहाँ लिख दें तो तब भी बिल्कुल ठीक है। कोई सा भी उठा कर लिख दें जिसके अंदर आपने डिस्टेंस भी फाइंड किया हो, यानी कि एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड किया हो। एग्जाम्पल पीछे जो दी हुई है बिल्कुल स्पीड टाइम ग्राफ जहाँ पर डिफाइन हुए हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड, मतलब इसका जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ जहाँ पे ख़त्म हुए हैं बिल्कुल साथ ही उसने नीचे एक एग्जांपल दी है बड़ी सी थोड़ी, वो बेशक आप लगा दें इसकी जगह पे, ये इसका आंसर है। अब हम लोग पास्ट पेपर की तरफ चलते हैं जी इस चैप्टर के। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम पूरा चैप्टर करेंगे, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन साथ ही कवर करेंगे। टॉपिक्स के जो रह जाएंगे, जो टॉपिक में डायरेक्टली नहीं होंगे, हम उसे बाद में कवर करेंगे लास्ट में, और उसके साथ ही हम पास्ट पेपर भी करेंगे। तो हम चलते हैं जी अपने पास्ट पेपर की तरफ जल्दी से। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के पास्ट पेपर्स जितने भी हैं वो इसके साथ कवर कर लेते हैं। हम लोग जो पास्ट पेपर करने लगे हैं जी, वो पास्ट पेपर करने लगे हैं 2013 का, 2014 का, 2015 का, 2016 का, 2017 का और 2018 का। ये जो पास्ट पेपर है आपके सामने जी, ये है पास्ट पेपर 2013 का। तो चलते हैं जी इसमें देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 से कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अंदर जी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, 2 भी नहीं है जी। 3 के अंदर कहता है जी ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट, ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है। एट रेस्ट, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। आपने इसका आंसर क्या लिखना है जी, आपने जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये तीनों के तीनों जो है बुक के अंदर दिए हुए हैं जी। आप लोगों ने बुक के अंदर जाना है जी टॉपिक जहाँ पर ग्राफिकल एनालिसिस वाला जो टॉपिक है 2.5 या 2.6 है ग्राफिकल एनालिसिस वाला टॉपिक, आपने उसके अंदर जाना है। वहाँ पर आपने जो है वो एट रेस्ट, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, और ये सारी वहाँ एडिंग दी हुई हैं। आप लोगों ने
इसे जो है वो उठाकर वहाँ से ड्रा कर देना है। बेशक आप साथ रीडिंग्स बेशक ना लिखें, लेकिन आप लोगों ने इस तरीके से करना है। ये देखें जी, ऐसे आप लोगों ने कम से कम जी ऐसे एक लाइन लगानी है और ऐसे एक लाइन लगा देनी है। अब देखें जी, अगर ये लाइन लगा दी, अगर मैं अब स्पीड जो है वो एट रेस्ट वाला लगा जो है वो बनाऊंगा, तो बस सिंपल ये वाली वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके बुक में ऐसे स्ट्रेट लाइन है, सिंपल ये बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने जो है वो विद कांस्टेंट स्पीड वाला करना है, तो ये वाली लाइन नहीं आप लगाएंगे, बल्कि आप कैसे बनाएंगे जी, इसको आप यहाँ से रीजन से शुरू करेंगे और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे जी। ये भी वहाँ पे बुक में बना हुआ है जी, बिल्कुल इसी तरीके से। तो मूविंग विद वेरिएबल स्पीड का भी बना हुआ है जी, उसके अंदर उसने वो इस तरीके से बनाया जी, ऐसे करके, ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे डिफरेंट आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस में। ठीक है जी, तो ये जी तीनों ग्राफ मैंने आपको ये दिखा दिया। आप इस तरह से तीन ग्राफ यहाँ पे सिर्फ ड्रा करेंगे, उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नीचे चलते हैं जी। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी इज फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। ये हमारा नहीं है जी, इससे नीचे ये भी नहीं है, ये नीचे नहीं है जी। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, ये भी नहीं है हमारा। इसी तरीके से केमिकल एनर्जी वाला भी नहीं है जी। द वेट ऑफ मेटल स्पून वाला भी नहीं है। अब थ्रस्ट वाला भी ये चैप्टर नहीं है 2, और यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड नहीं है। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में देखें जी, तो कहता है जी ड्राइव 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी ए स्केयर। मैंने आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाते हुए भी बताया था कि ये जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है ना वो पेज है, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला है, यहाँ से लाजमी तौर पे जो है वो आता है क्वेश्चन। तो ये पार्ट नंबर 2 को 3 का जो पार्ट नंबर 2 है यानी बी, ये 2as इज इक्वल टू वी एफ के माइनस वी ए स्केयर, ये आपने सिंपल ड्राइव करनी है, आपने ग्राफ बनाना है और ग्राफ के साथ जितनी भी डेरिवेशन थी इसकी वहाँ से देख लें, और ये आप लोगों ने करनी है। इसी तरीके से जी और इससे रिलेटेड जो है वो कोई भी क्वेश्चन नीचे नहीं है। चलते हैं जी 2014 का जो पेपर आया था 2014 का, ये 2014 का पेपर है जी। इसमें देखें, अब ये कहता है जी कि क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा से, अ साइक्लिस्ट कहता है, अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 636 मीटर इन 1.5 मिनट्स, फाइंड इट्स वेलोसिटी। अब ये एक न्यूमेरिकल है जी। हम लोगों ने ये जो साइक्लिस्ट वाला था, अगर आप देखें तो इसने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक छोटी सी जो वैल्यू है 636 मीटर लिखी है, सिर्फ इसको इसने चेंज किया है जी। ये वहाँ पर हमारी एग्जांपल में 318 है, बाकी ये वही सारा का सारा जो हम लोगों ने एक एग्जांपल के अंदर किया। वहाँ पे जो हमारा रेडियस था वो उसने दिया हुआ था, यहाँ पर उसने हमें ये डायामीटर दे दिया। हम लोग इस डायामीटर को यूज़ करके, ये जो डायामीटर है हमारा, इसी के इक्वल हमारी जो है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बनता है, जो कि यहाँ से आ जाएगा हमारा, यानी कि ऐसा आ जाएगा जी हमारा। इसी तरीके से जो टाइम है, तो टाइम भी 1.5 मिनट्स है। हम इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करके इसे भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे यूनिट्स में, और ये हमारे पास टाइम भी आ गया जी। अब हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, एस इज इक्वल टू वी टी लगाएंगे सिंपल, और एस इज इक्वल टू वी टी से ये फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से नीचे चलते हैं जी, हमारा नीचे से रिलेटेड क्वेश्चंस। नीचे पार्ट सी की तरफ चलते हैं जी। ऊपर तो कोई भी अब क्वेश्चन से रिलेटेड और नहीं है। कहता है जी ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो जी ये हम लोगों ने पिछले पेपर में भी कर लिया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो बनाना वेरिएबल स्पीड का, ग्राफ नंबर 3 है ये। ग्राफिकल एनालिसिस वाले टॉपिक के अंदर ग्राफ नंबर जो तीसरा वाला है सबसे, उसने वहाँ पर वेरिएबल स्पीड साथ ये लिखा है, बिल्कुल आपने वो सिंपल ड्रा कर देना है। रीडिंग बेशक ना लिखें, लेकिन आपने वो जो है वो ग्राफ बनाकर उसकी जो लाइन है वो अंदर लगा देनी है रेड वाली एक्सिस बनाकर। ठीक है जी। हाउ कैन स्लोप ऑफ द ग्राफ बी डिटरमिन्ड, ये भी हम लोगों ने उसी के अंदर वहाँ वहीं पे किया हुआ है जी नीचे, वो भी आप लोगों ने वहीं से कर लेना है। स्लोप ऑफ द ग्राफ बी डिटरमिन्ड, मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ जी। इसका जो पेज नंबर है वो पेज नंबर है जी 41, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। वहाँ पे लिखता है जी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसका हम स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं जी, वो कहता है जी स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर हम मालूम कर लें तो हम इसका जो है वो स्लोप मालूम कर सकते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस का फार्मूला लगता है जी, मैं आपको बता दूं। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस अगर हम लोग आप लिख लेंगे जी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, अगर हम ये फार्मूला लगा दें, दिस फार्मूला कैन बी यूज टू डिटरमिन द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये आप लिख सकते हैं जी वहाँ पे आंसर में। इसी तरीके से पार्ट सी के अंदर कहता है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द स्लोप प्रोवाइड, स्लोप कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाते हुए बताया था स्लोप हमेशा ये बताता है कि चेंज कितना है। अब यहाँ पर क्योंकि टाइम नीचे डिवाइड होता है, ये बताता है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्टेंस, ठीक है जी। जो डिस्टेंस के अंदर चेंज आया है रेट उसका, स्पीड के फार्मूले में जो है वो v इज इक्वल टू एस ओवर टी होता है जी, ऐसा ही है जी, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो ये देखें ना, ये डिस्टेंस का जो है ना वो रेट बताता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्टेंस। तो आप लोगों ने ये लिखना है जी, यहाँ पर जो स्लोप है, यहाँ इसका जो स्लोप होता है, ठीक है जी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये हमें बताता है सिंपली कि जो है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बताता है कि चेंज डिस्टेंस के अंदर कितना आया है, इसका जो रेट है। तो ये हम लोगों ने तीसरा भी कर लिया जी। मज़ीद इससे नीचे इसमें कोई नहीं है। अगले पेपर की तरफ चलते हैं जी। 2013 भी हो गया, 14 भी हो गया, 15 की तरफ। ये 2015 है जी। 2015 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, 2 भी नहीं है जी, तो 3। ये 3 अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में किया है जी। कहना बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ एक्सेलरेशन, मैंने आपको वहाँ पे तफसीलन समझा दिया है, इसे दोबारा करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से इसे दोबारा देख लें। 4 में कहता है जी, फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस व्हेन अ कार मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। तो ये इसने एक एग्जांपल दिया जी, न्यूमेरिकल टाइप। ये एग्जांपल है जी सिंपल, रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुई है कार के अंदर जी, वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी 30 मीटर पर सेकंड और स्लोज डाउन होते हुए यूनिफॉर्मली, अब वो आ गई है 15 मीटर पर सेकंड। तो वी आई दे दिया जी 30, वी एफ दे दिया 15 और टाइम दे दिया 5 सेकंड्स। बहुत आसान है जी। एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे, एक्सेलरेशन के फार्मूले में वी एफ लिखेंगे जी 30 माइनस लिखेंगे जी 15, सारी ऐसे यूनिट्स हैं पहले से, आ जाएगा 30 माइनस 15 15, और बल्कि ये फाइनल हो गई है ना 15, तो 15 आपने पहले लिखनी है, ठीक है। 15 माइनस 30 माइनस 15 और डिवाइडेड बाय 5, 3 आ जाएगी जी, -3 इसका आंसर आ जाएगा, -3 रिटार्डेशन हुई है। इसी तरीके से जी इससे नीचे भी कोई भी क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 का कोई क्वेश्चन नंबर 2, 3 वगैरह ये कोई भी क्वेश्चन नहीं है जी। इसी तरीके से अब चलते हैं सेक्शन सी में दोबारा। सेक्शन सी में कहता है जी, प्रूफ ग्राफिकली एस इज इक्वल टू, पहला जो ए पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का, ग्राफिकली एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ये दूसरी इक्वेशन है जी जो आप लोगों ने प्रूव करनी है। ये मैं आप लोगों को वहाँ पे टॉपिक में तफसीलन समझा चुका हूँ, आपने वहाँ से जाकर इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला जो मेरा लेक्चर है उसमें देख भी सकते हैं कैसे आपने कैसे करना, ग्राफ बनाना है और जो साथ लिखा हुआ वो सारा लिखना है। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। ये 2016 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है जी, 2 से रिलेटेड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, बड़ा इंटरेस्टिंग। कहता है जी कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और फिर कहता है जी कि राइट दी चेंज इक्वेशन। तो हम लोग इसको जो है वो चेंज इक्वेशंस लिख लेते हैं जी। राइट चेंज इक्वेशंस फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने 3 इक्वेशंस पढ़ी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखिए अगर रेस्ट से स्टार्ट हो, मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल के अंदर भी बताया है अच्छे से बार बार कि उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट करें, अगर पहली इक्वेशन के अंदर भी इनिशियल वेलोसिटी आती है, दूसरी के अंदर भी आती है, तीसरी के अंदर भी आती है। पहले के अंदर अगर वी आई 0 पुट करें तो इक्वेशन बनती है वी एफ इज इक्वल टू ए टी, ठीक है जी। तो ये हमारी चेंज इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन लिखा होता है जी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो अगर वी आई 0 पुट करें तो शुरू वाला जो हिस्सा वी आई टी वाला वो 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन आएगी जी एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्केयर। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन को देखें तो वहाँ होता है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर जी। अगर वी आई को हम 0 पुट करें तो आता है जी 2s इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर, तो वी एफ स्केयर तक आ जाता है जी। ये हमारी चेंज इक्वेशंस हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो वो नहीं है जी। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में कहता है जी स्केच एंड एक्सप्लेन, ये भी नहीं है जी। ग्राफिकली प्रूव डैट 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है जी। मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया है इसको कैसे करना है आपने, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ये आप लोगों ने ग्राफ बनाना है इसमें, और साथ जितना भी लिखा है वो आपने करना है। नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं जी। तो जी ये जी व्हाट और विच सेफ्टी एक्सट्रीमेंट, ये भी नहीं है। और डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन रोटेटरी मोशन। सिंपल आपने डेफिनेशंस लिखनी है जी। आपने क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, जो कि वो पिंक वाली डेफिनेशन है, मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाते हुए बताया है। एक्सेलरेशन का आपने डेफिनेशन, एसआई यूनिट और फार्मूला लिख देना है जी। और रोटेटरी मोशन की आप लोगों ने
पिंक वाली डेफिनेशन और एक एग्जांपल लिख देनी है। यही बातें मैंने आपको जब पूरा का पूरा लेक्चर दिया है, टॉपिक पढ़ाए हैं, तो उनके साथ बताया कि आपने इस टॉपिक में क्या याद करना है। अब आपने पास्ट पेपर जो आए हैं इनमें यही चीज़ें लिखनी है। अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को मुकम्मल तौर पे फॉलो करें तो 90+ मार्क्स लेना किसी भी किस्म का कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको हर टॉपिक में जो बताया है कि आपने क्या याद करना है, अगर आप उसको अच्छे से याद कर लें तो 90+ मार्क्स फिजिक्स में लेना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अब देखें जी, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। मैंने आपको ये जब टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको डिफरेंशिएट का क्वेश्चन भी करवाया था और आपको मैंने 3 पॉइंट्स खुद लिखवाए थे। मैंने आपको कहा था कि इसके आपने 3 पॉइंट्स करने। लेक्चर में क्या क्या लिखवाया था जी, एक डेफिनेशन, दूसरा जो है वो फार्मूला इन दोनों का, और तीसरा जो है वो मैंने ये लिखवाया था इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी स्पीड के नीचे, और वेलोसिटी के नीचे लिखवाया था इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने पास्ट पेपर के मुताबिक ये हर टॉपिक आपको पढ़ाया जी कि ताकि पास्ट पेपर में जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए अगर आप वो करें तो वो आराम से आप कवर करें और फुल मार्क्स आप गेन कर सकें पेपर में। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं जी। तो सेक्शन सी में जी उसने कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं दिया इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम फिर अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेपर में कहता है जी कि ये डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये देखें जी, अगेन ये क्वेश्चन आ गया स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंशिएट। अभी हम लोगों ने पिछले पेपर में कवर किया कि आपने इसमें 3 डिफरेंसेस लिखने, मैंने बता भी दिए दोबारा, और अपने लेक्चर में तफसीलन एक्सप्लेन किया, आप जाके उसे देख सकते हैं। इसी तरीके से जी डिराइव, ये क्वेश्चन नंबर 12, डिराइव वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहाँ पर ड्राइव करनी है जी। इसके साथ आपने इसका ग्राफ बना देना है और इसके जो है वो साथ जितनी भी डेरिवेशन थी, जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी लिखनी है और वो सारी की सारी डेरिवेशन करनी है। मैंने आप लोगों को ये जो है वो लेक्चर में जो है वो वहाँ पे बताया हुआ है। आप इसका लेक्चर भी दोबारा से खोल कर देख सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए, वहाँ से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो सेक्शन सी में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, बल्कि एक छोटा सा ये लास्ट में क्वेश्चन ने दिया जी पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 5 का। कहता है जी क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड इन 6 सेकंड। कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। ये एक न्यूमेरिकल है जी। ये न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने और एग्जांपल्स जो है वो अपने लेक्चर्स के अंदर कवर की हैं। आप दोबारा वहाँ पर जाकर जो है वो देख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 2.8 है। ये हम लोगों ने तफसीलन मैंने अपने लेक्चर में समझाया हुआ। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मेरा लेक्चर न्यूमेरिकल्स वाला जो है वो खोलें और उसके अंदर देख लें, वहाँ पर मैंने ये तफसीलन एक्सप्लेन किया पूरा का पूरा। आपने वही आंसर इसके अंदर लिखना है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट पेपर की तरफ हम। ये हमारा लास्ट पेपर है जी और ये पेपर है हमारा 2019 का। 2020 में तो कोई पेपर नहीं हुआ जी। कहता है बॉडी इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। कहता है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है। देखें जी, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो दो बातें हैं जी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, अगर उसके मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वहाँ पर जो है वो डायरेक्शन अगर चेंज उसकी नहीं हो रही लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी जो कि हमें नहीं पता, डिपेंड करता है अब। लेकिन अगर जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो है वो मूव उससे कर रही है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो चेंज नहीं हो रहा और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो इस सूरत में हम लोग ये लिखेंगे जी दी एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एंड देयर इज़ अ नो एक्सेलरेशन इन दी बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका आंसर फिर हम लोग ये लिखेंगे। तो हम इसको दोनों कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं जी। अब इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड but its direction is changing, there will be some acceleration in the body, but if both the magnitude and the direction of the body remains constant, then the acceleration will be zero। ठीक है जी, mean there is a no acceleration। नीचे हम देखते हैं जी if a body has a no acceleration does it mean that force is acting on it। ये जो है वो 2 का नहीं है जी, चैप्टर नंबर 2 का नहीं है, ये जो है वो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम 3 के साथ इसको कवर करेंगे। नीचे और चैप्टर नंबर 2 का जो है वो कोई भी क्वेश्चन बी से जो सेक्शन है उससे रिलेटेड नहीं है। सेक्शन सी में देखते हैं जी। तो कहता है जी कि प्रूव डैट एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ एट। इसके सेकंड इक्वेशन आप लोगों ने प्रूव करने जी। ये सेकंड इक्वेशन मैंने अपने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में
वहाँ पे अच्छे से समझाई भी है। आप अगर समझना चाहें तो लेक्चर को खोल कर उसमें से समझ सकते हैं। बाकी आप जो है वो इसको अच्छे से याद करेंगे। इसका ग्राफ जो है साइड में वो भी आपने बनाना है, और जो 7 स्टेटमेंट सारी लिखी हैं सेकंड इक्वेशन से रिलेटेड वो भी लिखनी है। A fast car moving on a straight road with an acceleration of this, how much time is required to change the velocity from this to this। ये भी चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है जी। तो देखें जी, कहता है जी कि स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, एक्सेलरेशन आ गई। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, टाइम मालूम करना है जी। वी एफ और वी आई भी इसने दे दिया। तो इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन लगाई जा सकती है जी, बिल्कुल सिंपल। वी एफ वहाँ पे पुट करें 40 और वी 20 पुट करें जी। वी आई ए मालूम करना है, नहीं सॉरी, ए जो पुट करें 2 और टी हम लोगों ने मालूम करना है। सिंपल हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से इसको निकाल सकते हैं जी। और इससे रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड इसके अंदर कोई भी नहीं है। तो आज हम लोगों ने अपने सारे के सारे पास पेपर भी देख लिए जी चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, और जितने भी हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 2 था उसे मुकम्मल तौर पर पढ़े। हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समझा। उसके बाद उसमें हम लोगों ने क्या याद करना है हर एक टॉपिक के साथ, मैंने बताया आपको उससे रिलेटेड जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन से साथ ही करवाए। जो बाकी रह गए थे वो आज, और उसके जितने भी पास पेपर हैं फेडरल बोर्ड के अंदर 7 पास पेपर आपको मैंने वो भी सॉल्व, उसका सोल्यूशन भी बता दिया कि कहाँ से आप लोगों ने क्या कर लेना है, और जो है वो उससे रिलेटेड जितना जो है वो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवा सका मैंने करवाई जी। अगर आप लोग मेरी मुकम्मल तौर पर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके चलें और इनको प्रैक्टिस भी करें, जितने भी मैंने आप लोगों को चीज़ें कहा है वो याद करके, तो इंशाल्लाह ताला जी फुल मार्क्स भी गेन करना कोई फ़िज़िक्स में मुश्किल काम नहीं है। 70+ मार्क्स भी आराम से उनसे गेन किए जा सकते हैं, वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं जी आज का चैप्टर के साथ।